गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ये जो आज का वीडियो तैयार हो रहा है वो क्लास 9th के लिए है और चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर का नाम क्लाइमेट है। उसमें टॉपिक है इंडियन क्लाइमेट, भारतीय मानसून। तो भारतीय मानसून को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, यानी भारत की मानसून कैसी है ना, विच टाइप ऑफ मानसून फाउंड इन इंडिया। तो हम लोग ये देखते हैं कि किताबों में लिखा हुआ है कि मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट फाउंड इन इंडिया, यानी कि भारत में जो जलवायु है भारत की वो मानसून प्रकार की है, ऐसा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो इसके पीछे कारण ये होता है कि दक्षिण और पश्चिम, यानी कि ईस्ट, वेस्ट और साउथ, वेस्ट और साउथ में देखिएगा कि अरब सागर है। उस अरब सागर से चलने वाली हवा का नाम होता है मानसून, और वह मानसूनी हवा 10 जून को, यानी कि 1 जून से लेकर और 15 जून के बीच में भारत में प्रवेश करती है। जब भारत में प्रवेश करती है तो प्रवेश करने के साथ ही सबसे पहले केरला, तमिलनाडु वगैरह राज्यों में मूसलाधार बारिश कराती है। तो इस मानसून की खासियत है कि जब ये मानसूनी हवा कहीं भी जाती है तो मूसलाधार वर्षा कराती है। तो जून के महीने में भारत में जुलाई में, यानी खास तौर से जून के ही महीने में मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है, अगर यह समय से आती है। तो ये भी देखा गया है कि ये मानसूनी हवा कभी कभी समय से आती है, कभी समय से नहीं भी आ सकती है, समय से पहले आ जाती है, और कभी मानसून समय के बाद आती है। तीनों का प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग समझेंगे कि तीनों स्थितियों में क्या होता है। तो मानसून अगर समय से आ जाती है तो भारतीय किसानों को कहा जाता है कि अमीर हो जाते हैं। अगर ये मानसून समय से नहीं आती है तो कहा जाता है कि भारतीय किसान गरीब हो जाते हैं। यानी समय से नहीं आने का मतलब पहले भी आ सकती है और बाद में भी आ सकती है। अगर ये मानसून पहले आ गई तो काफ़ी लॉस होता है किसानों को। क्या लॉस होता है? तो लॉस होने में ये होता है कि जब 10 जून को मानसून 1 जून से लेके 15 जून के बीच में नहीं प्रवेश करता है तो जून के पहले अप्रैल और मई के महीने में रबी फसल की कटाई होती है और उसका दौरी होता है। नतीजा क्या होता है कि अगर 1 महीना पहले आ गया तो बहुत सारे किसानों का जो रबी फसल होता है, गेहूं की जो फसल होती है, वो अनाज अभी खेतों में ही होते हैं, तब तक बारिश हो जाती है। अब वो सबके सब अनाज क्या होते हैं? भीग जाते हैं। बहुत लोग का दौरी हुआ रहता है, बहुत लोग का कटनी हुआ रहता है, बहुत लोग का दौरी कटनी नहीं हुआ रहता है, यानी थ्रेशरिंग का काम बाकी रहता है। नतीजा होता है कि अब वो पूरा का पूरा डांठ, जिसको हम लोग डांठ बोलते हैं, या वो फसल क्या होता है? भीग जाता है। नतीजा अब फिर उसको सुखाने की जरूरत पड़ती है, और अगर कहीं बारिश रिमझिम होते रहा तो पूरा का पूरा फसल वो भी नष्ट हो गया, और आने वाले दिनों में फिर क्या होगा? वो बारिश खत्म हो जाती है मई के महीने में, और फिर जून के महीने में बारिश अगर नहीं हुई तो क्या हो गया? और भी लॉस हो गया। तो इधर एक तो समय से मानसून नहीं आने से पहले का फसल भी बर्बाद हो गया, और दूसरा नुकसान ये हुआ कि हम समय से खेतों को भी नहीं बो पाते हैं।
अब यही कारण होता है कि कहा जाता है कि मानसून अगर समय से आता है तो भारतीय किसान अमीर हो जाते हैं, और अगर यह मानसून समय से नहीं आता है तो गरीब हो जाते हैं। ये भारतीय किसानों के बारे में ये कहा जाता है कि अगर समय से आ जाता है मानसून तो भारतीय किसान जो पानी के लिए वो क्या करते हैं, इरिगेशन का काम करते हैं, सिंचाई करने के लिए, इरिगेशन के लिए सिंचाई का काम करते हैं, इरिगेशन का काम करते हैं, वाटर के लिए, और उस पे उनका लाखों लाख रुपया खर्च होता है। जो पैसा किसानों का मानसून के आने से बच जाता है। अब क्या होता है, इसको एक तरह से जुआ कहा जाता है, क्योंकि इसकी कोई गारंटी नहीं होती है कि भारतीय मानसून या जो मानसून है वह निश्चित नहीं है कि वह समय से आएगा ही आएगा। वो नहीं भी आ सकता है, लेट भी आ सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। इस बात को हमेशा याद रखना है कि मानसून जो है वो भारतीय किसानों के लिए जुआ होता है। अगर आ गया तो भारतीय किसान अमीर हो जाते हैं, नहीं आया तो भारतीय किसान को गरीब होने से कोई नहीं रोकता है। क्योंकि अब वो जो लाखों लाख रुपया खर्च करेंगे, उस लाखों लाख रुपए का कोई हिसाब किताब नहीं होता है। क्योंकि सरकार जो एक मिनिमम कॉस्ट, उनका जो मैक्सिमम कॉस्ट जो निर्धारित करती है, उसी रेट पर खरीदेगी, वह उससे फिर रेट बढ़ाती नहीं है। वो साल में एक बार सभी फसलों के लिए वो अपना रेट तय कर देती है, और उसी रेट पर वह किसानों से अनाज खरीदती है। और खरीद के जो हमारे देश में भूमिहीन लोग हैं, जो बीपीएल की सूची में आते हैं, उनको वह अनाज उपलब्ध कराती है सरकार। सरकार वो क्यों अनाज उपलब्ध कराती है? क्योंकि उन लोगों का सोर्स ऑफ इनकम उस तरह का नहीं होता है, वो अपना भरण पोषण नहीं कर सकते हैं, इसलिए उन लोगों को भूख से न मरे, उनको सस्ते दर पर 2 रुपये 3 रुपये केजी चावल, गेहूं क्या कराती है, उपलब्ध कराती है। और अभी वर्तमान समय में 5 केजी प्रति व्यक्ति जो बीपीएल की सूची में हैं, उनको सरकार उपलब्ध कराती है। हालांकि ये 5 केजी जो अनाज है, ये किसी व्यक्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। मिनिमम एक व्यक्ति के लिए कम से कम इसका डबल होना चाहिए, यानी 10 केजी महीने का अनाज उसको मिलना चाहिए। ये मेरा भारत सरकार से आग्रह है कि भारत सरकार अगर ये मेरी आवाज़ सुन रही हो तो ये समझे कि एक बीपीएल परिवार में अगर अकेला ही व्यक्ति क्यों न हो, उस व्यक्ति को कम से कम 10 केजी अनाज चाहिए, क्योंकि वह व्यक्ति फिर बाजार नहीं जाने की स्थिति में आ सकता है। अगर 10 केजी अनाज दिया जाए तो उसको चावल और गेहूं यानी रोटी और भात के लिए, यानी चावल और रोटी के लिए उसको मार्केट नहीं जाना है। अब रही बात सब्जी की, मसाले की, तो इन सभी चीज़ों की व्यवस्था सरकार जब 5 केजी पे कह रही है कि ये तो 10 केजी पर भी कर सकता है, तो उसके ऊपर बर्डन कम होगा और तब वह उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो सकता है कि थोड़ा सा चेंज हो जाए। ऐसे उसकी स्थिति में सुधार नहीं हो सकता है। तो ये भारतीय मानसून, इंडियन जो मानसून है, यानी कि जो मानसून शब्द है, ये भारत के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो ये मानसून है,
इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये बहुत ही अच्छा चीज है जो भारत में प्रवेश करने के साथ ये भारत के किसी भी छोर को छोड़ता नहीं है, किसी भी कोने को छोड़ता नहीं है। जब ये प्रवेश करता है तो पूरे भारतवर्ष में घूम घूम के है ना बारिश कराती है और एक कोई भेदभाव नहीं करती है किसी के साथ, किसी स्थान के साथ सौतेलापन व्यवहार नहीं करती है। हाँ, ये हो सकता है जिस तरह से आप घर से चलते हैं मार्केट, कह के जाते हैं कि हम 1-2 घंटे में आ जाएंगे। हो सकता है कि मार्केट पहुंचने से पहले कोई चौक चौराहा जाम मिले, वहाँ पे काफ़ी जाम लग गया हो, चाहे जाम का कारण कोई भी हो सकता है एक्सीडेंट हो गया हो सकता है किसी की हत्या हो गई हो सकता है कि कोई गाड़ी खड़ा कर दिया हो सकता है कि वहाँ पे कहीं रॉ मटेरियल गिर गया, उसको हटाने में टाइम लगे, ये भी हो सकता है। ठीक उसी तरह से मानसून भी चलती है समय से, लेकिन रास्ते में कहीं फंस जाती है। तो पूरे भारत में तो प्रवेश कर गई समय से, लेकिन हो सकता है कि कभी कभी बिहार में ही मानसून थोड़ा लेट फंस गई, हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में फंस जाती है, हो सकता है कि पश्चिम बंगाल में फंस गई। अब यही कारण होता है कि पूरे देश में ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वह एक साथ प्रवेश कर जाए। कर भी जाती है तो पूरे भारत में वर्षा कराती है, नहीं भी करती है तो जब जब जहाँ जहाँ जाती है तब तब वहाँ पर वर्षा कराती है, और तब जा कर के वह क्या करती है, वह लौटती है, जिसको लौटती हुई मानसून कहा जाता है। तो जब वह लौटती है तो देखिएगा कि जनवरी या फरवरी के महीने में या दिसंबर के महीने में क्या कराती है, दक्षिण भारत के तटीय प्रदेशों में वो वर्षा कराती है। अब ये हम लोग देखते हैं कि मानसूनी पवनों से अत्यधिक प्रभावित है हमारा भारत की जलवायु जो है, वो मानसूनी पवन से भारतीय पवन क्या होती है, अधिक प्रभावित हो जाती है, यानी पूर्ण रूप से प्रभावित हो जाती है। ऐतिहासिक काल में आप ये जान लीजिए, ऐतिहासिक काल में भारत आने वाले नाविकों ने सर्वप्रथम सबसे पहले मानसून परिघटना पर ध्यान दिया था। कौन दिया था भाई, तो जो नाव से आने वाले लोग थे उन लोगों ने ही इस मानसून के बारे में बताया। ये कोई हम लोग और आप लोग नहीं जानते हैं कि ये मानसून कैसे आता है और कब आएगा, ये कोई निश्चितता नहीं थी, लेकिन वो लोग व्यापार करने के लिए भारत आते थे तो एक समय निर्धारित हो गया कि भाई इसी समय पर वो लोग आ रहे हैं, तो इसी समय पर आ रहे हैं, इसका मतलब है कि इस समय पर ये प्रत्येक साल आती है, 10 दिन पहले या 5 दिन बाद। तो इसीलिए इन लोगों ने इस पवन के बारे में बताया जो कि भारत को क्या करती है, भारतीय पवनों को प्रभावित करती है। हाँ, ये जरूर है, पवन तंत्र की दिशा जो होती है वो विपरीत हो जाने के कारण उन्हें फायदा हुआ, यानी वो लोग व्यापार किए, भारत का माल बिका, भारत को विकास करने में वो क्या विदेशी करेंसी मदद किया, क्योंकि उनके जहाज पवन के बहाव की दिशा पर निर्भर थे। यानी पहले जो व्यापार होता था वो जहाज जिसको कहते हैं, सिंपल अगर कोई शब्द जहाज कहता है तो आप इंग्लिश में 1 क्लास में पढ़े भी होंगे कि शिप मिस जहाज होता है, एस फॉर शिप, शिप मिस जहाज, एस फॉर शिप, शिप मिस जहाज, ये पढ़ाया जाता है। तो जहाज का मतलब कि समुद्री जहाज यानी नाव, शिप। तो वो पहले होता था, वो तिरपाल से चलती थी, उसमें बड़ा सा तिरपाल बांधा जाता था और वो हवा की दिशा जैसे होती थी, जैसे पूर्वा बह रहा है इसका मतलब है कि पश्चिम की तरफ आप जाइएगा, पछिया बह रहा है इसका मतलब है कि आप पूरब के तरफ जाइएगा। तो आपका व्यापार जो होता था वो आपके पवनों पे डिपेंड होता था, है ना। अरबवासी जो व्यवसायी थे, व्यवसाय की हैसियत से भारत आए थे, उन लोगों ने के द्वारा पवन तंत्र के इस
मौसमी उत्क्रमण को मानसून का नाम दिया गया। यानी इस हवा को मानसून का नाम दिया गया जो अरब सागर से अरबियन लोग यानी अरबियन लोग अरबवासी लोग अरब सागर से चलते थे। क्योंकि अरब सागर से ये हवा उड़ती थी और हवा उड़ती थी, वो लोग नाव खोल देते थे, अपना शिप खोल देते थे, तिरपाल टांग देते थे और हवा के बहाव से नाव बहुत तेजी के साथ बहते हुए है ना क्या भारत आ पहुंचता था। और यहाँ से वो लोग मसाले का व्यापार करते थे, मसाले ले जाते थे, अरब के बाजारों में सस्ते दरों में यहाँ से ले जाते थे और ऊंचे दाम पर बेचते थे, उनको प्रॉफिट होता था। और इधर भारत व्यवसाय में लग गया अपना, जिससे भारत को भी क्या हुआ, प्रॉफिट होने लगा। अब उसके बाद क्या होता है कि ये मानसून का असर उष्णकटिबंधीय तो अब हम फिर अगला वीडियो आप लोग के लिए अगले क्लास में देंगे और इसी के साथ इस टॉपिक को यहीं पे समाप्त करते हैं। इसको आप लोग अध्ययन कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।